नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रदेश की जो अपने 25वें स्थापना दिवस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। 25 साल पहले जब ये राज्य बना था तो वादे थे बेहतर शिक्षा, रोजगार और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवा बदहाल है और इलाज के लिए अधिकतर लोग सड़क पर ही हैं। शिक्षा का स्तर तो खुद ही कहानी बयां कर रहा है और रही बात रोजगार की तो उसके तो कहने ही क्या। किसी की परीक्षा नहीं होती, किसी की नियुक्ति नहीं होती। खैर, आंदोलन से उपजे इस राज्य में फिर से एक और आंदोलन जन्म ले चुका है और इस बार नाम है इस आंदोलन का ऑपरेशन स्वास्थ्य। अब देखिए, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छे डॉक्टर्स के लिए आंदोलन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेकों के लिए सरकार इतनी संवेदनशील हो जाती है कि जनता के गुस्से के बावजूद भी ठेका फिर से खोल दिया जाता है, वो भी तमाम उत्तराखंडी सिंघमों की छाया में। सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक पूरा प्रदेश 25 साल बाद भी अपने नागरिकों को ठीक से इलाज नहीं दे पा रहा, नशे की गिरफ्त से छूट नहीं पा रहा, तो आप ही सोचिए कि ये जश्न का वक्त है या आत्ममंथन का। खबरें इस हफ्ते और भी हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कई दिग्गज नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। दरअसल गुजरात में दिल्ली दरबार ने रातों रात पूरी कैबिनेट बदलकर उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में गर्मी पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री को छोड़ सभी मंत्रियों को पैदल कर भाजपा आलाकमान ने उत्तराखंडी मंत्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर गुजराती फैसला उत्तराखंड में भी लागू हुआ तो क्या होगा? वैसे भी धामी सरकार के आधे अधूरे मंत्रिमंडल में कई कुर्सियां पहले से ही खाली हैं, लेकिन अब डर यह है कि जो कुर्सियां भरी हैं वो कितने दिन तक और टिक पाएंगी। यही वजह है कि उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली दरबार की तरफ है। मंत्री हो या विधायक, सब अपने अपने आकाओं के दर पर हाजिरी दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और कमेंट के जरिए अपने विचार साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि उत्तराखंड प्रदेश 25वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि आज भी 25 साल के युवा हो चुके उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छे डॉक्टर्स के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। विकास के तमाम दावे होते रहते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा जाए, जो मूलभूत जरूरत है, तो फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करना बेमानी है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से शुरू हुआ आंदोलन इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जो देहरादून, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चौखुटिया से शुरू हुए इस आंदोलन का असर धीरे धीरे प्रदेश के कई क्षेत्रों में फैल गया। ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम से चल रहे इस आंदोलन की शुरुआत बीती 2 अक्टूबर को चौखुटिया से हुई थी, जिसके बाद इस आंदोलन की अलख प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जा पहुंची। यह आंदोलन अपने आप में एक अनोखा आंदोलन है, जिसको अब लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। चौखुटिया के लोगों ने पदयात्रा कर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए देहरादून पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के घेराव का ऐलान किया है। इस मुहिम की आंच अब कई और जिलों में भी जलने लगी है। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। शायद इसी भरोसे को कायम रखने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपनी मां का इलाज किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ना करवाकर देहरादून के सरकारी हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। लेकिन शायद विभागीय अधिकारी उनके इसी भरोसे को नेस्तनाबूद करने में लगे हैं और यही कुछ विभागीय गड्ढे हैं जिनकी वजह से चौखुटिया के लोग इलाज की सुविधा के लिए सड़क पर उतरे हैं। वही इलाज जो पहाड़ के हर एक गांव, हर एक कस्बे को चाहिए। हर 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में अस्पतालों की बिल्डिंग तो बनी है, जिन्हें दिखाकर लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई जाती है कि उनका इलाज होगा, वो ठीक होकर इन अस्पतालों से निकलेंगे। लेकिन वो निकलते हैं या तो लाश बनकर या रेफर किए गए मरीज बनकर। जहां रेफर किए जाते हैं वहां भी केवल ईंट पत्थर का ढांचा तो मिलता है पर इलाज नहीं, लिहाजा वहां से भी कहीं और रेफर कर दिया जाता है। पहाड़ में इलाज नहीं है, इसलिए देहरादून और हल्द्वानी में हर गली में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं, जहां पहाड़ से आए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटाते हैं। पहाड़ का कोई परिवार ऐसा नहीं जो इलाज के लिए कभी ना कभी देहरादून या हल्द्वानी ना आया हो। लोग इलाज के लिए देहरादून, हल्द्वानी आने से अब थक चुके हैं। उन्हें अब इलाज अपने ही गांव, अपने ही कस्बे, अपने ही शहर में चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन शुरू होने वाले चौखुटिया में तो छोटा अस्पताल है, पर सोचिए गढ़वाल के श्रीनगर और अल्मोड़ा में बड़ा अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहां भी जुकाम बुखार के इलाज लायक ही डॉक्टर मौजूद हैं।
हर 2-4 महीने में मंत्री जी कहते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ले आए हैं, लेकिन ना जाने वो हर दूसरे तीसरे महीने कहां गायब हो जाते हैं कि मंत्री जी को फिर से उनके आने की खबर अखबारों के माध्यम से देनी पड़ती है। यकीनन कोई भी राजनेता नहीं चाहेगा कि उसके प्रदेश के लोग इस कदर स्वास्थ्य अभाव में तड़पते रहें, मरते रहें, पर यह मुआ सिस्टम है जो कुछ विभागीय अधिकारियों से घिरकर अपनी ही मौत हर रोज मर रहा है। सरकार राज्य बनने के 25 साल मनाने के लिए हर गली को पोस्टरों और अखबार के हर पन्ने को विज्ञापन से छाप देगी और विकास के सुनहरे दावे करेगी। तब चौखुटिया से पैदल चलकर देहरादून पहुंच रहे लोग उसी सुनहरे विकास की पोल खोलते हुए कदम ताल कर सरकार बहादुर के घर का घेराव करने पहुंच चुके होंगे। मालूम नहीं कि उनकी इस पदयात्रा का परिणाम निकलेगा भी कि नहीं, मगर यह सिस्टम पर एक तमाचा जरूर होगा। यह आंदोलन इस प्रदेश के लिए समय की मांग भी है, क्योंकि आप अक्सर देखते और सुनते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी के चलते किसी की जान चली गई। 25 साल प्रदेश बनने के बाद भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इस छोटे से प्रदेश की नहीं सुधरी है तो फिर अलग राज्य के मायने ही नहीं रह जाते, क्योंकि इन सब मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तो ये प्रदेश मांगा गया था। और अगर वो ही पूरी नहीं हो रही तो फिर जनता करे तो क्या करे। ऐसे में सिर्फ आंदोलन ही विकल्प बचता है। इस आंदोलन की आवाज सरकार को सुनाई भी ठीक से देती है, क्योंकि यही नेताजी की कुर्सी और नींद दोनों को हिलाती है। हालांकि आंदोलन करने वालों को इस प्रदेश में देश विरोधी, राज्य विरोधी, जिहादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा है, लेकिन यह भी सच है कि आंदोलनों से ही इस प्रदेश को पहले भी राह मिली थी और आगे भी यूं ही राह मिलती रहेगी। अब उदाहरण ही देख लीजिए। छात्रों के आंदोलन का ही नतीजा था कि नकल माफियाओं को लेकर जांच आखिरकार सीबीआई को अपने हाथों में लेनी ही पड़ी। सरकार को संस्तुति करनी ही पड़ी। भले आंदोलन करने वाले युवाओं को नक्सली, जिहादी कुछ भी कहा गया हो, जो नेता इसे पेपर लीक ही नहीं मान रहे थे, सीबीआई जांच के बाद वो इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहने को मजबूर हो गए। युवाओं के आंदोलन का ही नतीजा रहा कि एसआईटी जांच हो पाई, जिसमें जो अभी तक सामने आया वो उनके मुंह पर तमाचा है, जो कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए थे। उनको एसआईटी जांच का वो सच भी देख लेना चाहिए जिसके मुताबिक एसआईटी पेपर लीक की जांच करते करते एक बड़े नेटवर्क तक जा पहुंची, जिसके तार मेरठ और दिल्ली तक से जुड़े हैं। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जानकारी और दस्तावेज फिलहाल अब सीबीआई को सौंप दिए हैं। भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के आंदोलन के कई असर हुए। बार बार सवालों के घेरे में रहने वाला आयोग अब कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा है, जो युवाओं के संघर्ष का परिणाम है कि देर से ही सही आयोग को कमियां तो नजर आईं, जिनको अब दूर करने की बात कही जा रही है। लिहाजा जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें परीक्षा केंद्र से लेकर आयोग तक के हर पहलू को शामिल किया गया है। इस कड़ी में जैमर की कमियों को लेकर अहम बैठक इसी महीने होगी। परीक्षा केंद्रों पर 4G जैमर थे जो 5G नेटवर्क को जाम नहीं कर सकते थे। आयोग ने अपने आगामी प्लान में जैमर को पूरी तवज्जो दी है। भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले सभी जैमर की जांच की जाएगी। कमी होने पर तत्काल बदला जाएगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट के संयुक्त निरीक्षण में देखा जाएगा कि उस केंद्र की दीवारें कितनी ऊंची हैं, वहां का प्रवेश और निकास द्वार कितना सुरक्षित है। अब परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही चेकिंग से लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी तक की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अभ्यर्थी और केंद्र पर्यवेक्षक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भीतर नहीं जा सकेगा। अगर किसी को जाने की जरूरत होगी तो आते जाते उसकी कड़ी चेकिंग होगी। समूह गृह भर्ती परीक्षा का आयोग लाइव टेलीकास्ट करेगा। साथ ही केवल एक ही पाली में परीक्षाएं होंगी। कुल मिलाकर आगामी भर्तियों में ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कह सकते हैं कि अब शायद पेपर लीक ना हो। ये उन लोगों के लिए जवाब भी है जो लोग युवाओं के आंदोलन पर कई तरह की बातें कह रहे थे। ये कटु सत्य है कि इस प्रदेश में अगर किसी सामाजिक या जनता से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन हुए तो उसका असर भी हुआ है। इसलिए जानकार मानते हैं कि इस प्रदेश में आंदोलन वो रास्ता है जो इस प्रदेश के बेहतर कल के लिए आवश्यक है। चौखुटिया से शुरू हुए इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन से अगर कुछ अस्पतालों की दशा भी सुधर जाए तो भी ये इस आंदोलन की कामयाबी ही कही जाएगी। इसलिए ऐसे आंदोलनों को हमारा भी समर्थन हमेशा रहेगा, जो इस प्रदेश की व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए किए जाते रहेंगे। वैसे व्यवस्था को लेकर एक आंदोलन योग नगरी ऋषिकेश में भी चल रहा है, जहां बीते दिनों एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है।
दरअसल टिहरी जिला में पड़ने वाले मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में बीती 25 अक्टूबर की रात अजय कंडारी नाम के 28 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना ऋषिकेश के खारा स्रोत नामक स्थान पर एक अंग्रेजी शराब के दुकान के पास हुई। पुलिस के अनुसार भी युवक की हत्या शराब के ठेके के पास होनी मानी गई, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इससे पहले भी इस ठेके के पास कई गंभीर आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा घटना के बाद लोगों ने घंटों तक नेशनल हाईवे को जाम किया और अब यहां से इस ठेके को हटाने की मांग की जा रही है। लोगों के आरोप हैं कि ठेका नियम विरुद्ध चल रहा है। जहां यह ठेका बना है वो असल में कुंभ मेला की पार्किंग है, लेकिन मिलीभगत के चलते यहां शराब की दुकान खोल दी गई। आंदोलन करने वाले स्थानीय लोग ठेका मालिक और धामी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल, जो कि इसी क्षेत्र से विधायक भी हैं, के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया में आता है, इसलिए यहाँ कोई भी व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। सवाल ये भी है कि जो भाजपा सरकार स्वदेशी का पोस्टर दुकान दुकान पर जाकर लगा रही है, उसी के राज में योगनगरी में विदेशी शराब को धड़ल्लों से बेचा जा रहा है और भाजपा नेता हर भाषण में स्वदेशी का ज्ञान पेले जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या शराब की दुकानें इस तरह के शहरों में खुलने की अनुमति मिलनी चाहिए जो पूरे देश में अपना धार्मिक महत्व रखते हैं। हालांकि धार्मिक भावना का तोड़ निकालते हुए सरकार ने दारूबाजों के लिए बढ़िया इंतजाम किया है, जिससे कोई सवाल ना उठ सके। कहने को तो ऋषिकेश में शराब पूर्ण पाबंदी पर है, लेकिन जहां यह ठेका है वो ऋषिकेश की सीमा से कागजी तौर पर बाहर है। पर यह सिर्फ इतना भर बाहर है जहां पर पहुंचने में ऋषिकेश के शराब प्रेमियों को कोई तकलीफ ना हो। ऋषिकेश के सभी दारूबाज बड़ी आसानी से यहां पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसा ही हाल धर्मनगरी कहे जाने वाले हरिद्वार का भी है, जहां से रायवाला इतना दूर है कि हरिद्वार के लोग भी आसानी से यहां से शराब खरीदकर शहर में ले जाते हैं, तमाम बैरिकेड पर तैनात उत्तराखंडी सिंघमों को धता बताते हुए। ऐसे ही पूरे प्रदेश में कई ठेके हैं जिनको हटाने की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे ही एक ठेके को पुलिस की सुरक्षा में खोला गया, वो भी तमाम स्थानीय विरोध के। इसके पीछे भी वजह साफ है, वो ये कि देवभूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड शराब से ही विकास की राह पकड़े हुए है। इससे आने वाले रेवेन्यू का ही कमाल है कि विश्व विख्यात चारधाम यात्रा मार्ग में भी आपको अनगिनत ठेके, बार, मॉडल शॉप, देसी अंग्रेजी हर तरह की शराब से लैस हर मोड़ पर मिल जाएंगी। और अब तो टेट्रा पैकिंग वाली शराब का भी जमाना है। हर ठेके पर तमाम नियमों को धता बताते हुए, नियमों की खिल्लियां उड़ाते हुए ये शराब बेची जा रही है, वो भी लगातार बिना रोक टोक के। वैसे सोचा तो दोस्तों आपने भी होगा ही कि इतने ड्रंक एंड ड्राइव केस होने के बाद भी हर हाईवे किनारे पर दारू के ठेके क्यों मिल जाते हैं, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। दरअसल 2016 की एक रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, जिसमें किसी भी नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, जबकि ये दायरा छोटे शहरों के लिए 220 मीटर रखा गया था। मतलब कोर्ट का साफ आदेश था कि हाईवे पर शराब मिलनी ही नहीं चाहिए। फिर भी इस प्रदेश के लगभग हर शहर में ये दुकानें स्टेट या नेशनल हाईवे के पास ही मौजूद हैं और खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे? इसका सीधा जवाब है लीगल लूप होल। इसको लीगल लूप होल भी कह सकते हैं, यानी कानूनी दांवपेच से खेलते हुए रास्ता निकाल लेना। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सिर्फ एक गाइडलाइन दी थी, जिसका पालन कराने का काम राज्य सरकार का था, इसलिए यहीं से शुरू हुआ लूप होल का लूप। हाईवे, स्टेट हाईवे, आउटर एज, सर्विस लेन, म्यूनिसिपल एरिया, इसकी परिभाषा हर राज्य में अलग होती है। इसलिए कुछ राज्यों ने हाईवे के आसपास वाली सड़कों को सर्विस लेन या लिंक रोड घोषित कर दिया। कहीं कहीं तो ठेके वाले एरिया से ही हाईवे की उपाधि छीन ली गई। और जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि म्यूनिसिपल एरिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते, तो म्यूनिसिपैलिटी ने हाईवे के आसपास वाले इलाकों को अर्बन लिमिट घोषित कर दिया। इसके अलावा यह प्रतिबंध शराब के ठेके पर था, तो कई लोगों ने रेस्टोरेंट कम बार खोलकर इसके नाम पर लीकर लाइसेंस ले लिया। नतीजा, पेपर पर तो सब सही, पर ठेका वहीं का वहीं। अब सवाल उठता है, राज्य सरकार इन ठेकों को बंद क्यों नहीं करती? जिसका जवाब सिंपल है, इससे होने वाली इनकम, जो कि एक राज्य का विषय है और लगभग 20 से 30% रेवेन्यू इसी से आता है। और इसके सबसे बड़े सोर्स शहर के नहीं बल्कि हाईवे के ठेके होते हैं। कई राज्यों में तो प्रति 10 किलोमीटर पर एक ठेका उपलब्ध है।
खैरा स्रोत का ठेका भी कुछ इसी नियम के तहत चल रहा है। और यही क्या, प्रदेश के अधिकतर ठेके इस लूप होल की वजह से हाईवे पर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। खैरा स्रोत का आंदोलन हो सकता है वहां पर शराब का ठेका बंद करवा दे, लेकिन सिस्टम के लूप होल शायद ही कोई आंदोलन अब बंद करवा सके। फिलहाल भारी विरोध के बाद भी सरकार ने ढालवाला खैरा स्रोत का ठेका कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ खोल दिया है। सवाल यही है कि क्या जन भावनाओं से बड़ा है शराब का ठेका? पूरा ढालवाला ऋषिकेश में एक शराब के ठेके के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रशासन की जिद, संवेदनहीनता और गलत सलाह देने वाले सलाहकारों के द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ खड़ा है। जब सलाहकारों की सलाहों पर सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अजेंद्र हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सरकार ने जनता की आवाज सुनने के बजाय पुलिस बल भेज दिया। विरोध कर रहे लोगों को जबरन हटाया गया, बल प्रयोग हुआ और ठेका फिर से खोल दिया गया। अब हालात ये हैं कि धीरे धीरे इस आंदोलन को प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आबकारी विभाग का भी कहना है कि निर्णय शासन स्तर का है, पर सवाल यह है कि शासन जनता की भावना से ऊपर कब से हो गया। इस विषय को बेहद गंभीरता से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी समझना होगा। भले एरिया वो प्रदेश के कद्दावर मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल का है, संभवतः उनका हस्तक्षेप उनके विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से हो भी सकता है, लेकिन इत्तेफाक से इस शराब के ठेके की वजह से जिन दो विभागों पर आरोप लग रहे हैं वो आपके ही अधीन आते हैं, फिर चाहे वो आबकारी विभाग हो या फिर पुलिस को कंट्रोल करने वाला गृह विभाग हो। सरकार को समझना होगा, जब जनता सड़क पर उतरती है तो लड़ाई आर पार की होती है। ढालवाला की पुकार अब आंदोलन नहीं, एक चेतावनी है जिसे समय रहते सरकार को समझना चाहिए। और यकीनन मुख्यमंत्री होने के नाते जन भावनाओं का सम्मान करना भी आपकी ही ड्यूटी है। ऐसे सलाहकारों को भी तिलांजलि देनी होगी जो जन भावनाओं को सीधा सरकार तक नहीं पहुंचने देते। बीते 25 साल का इतिहास ऐसे ही कुछ कथित सलाहकारों के कारनामों से भरा पड़ा है, जिनकी गलती की सजा मुख्यमंत्री की कुर्सी को भुगतनी पड़ी है। सलाहकारों से याद आए कि गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक राजनीतिक गर्मी इस ठंडे मौसम में भी अपने चरम पर है। भाजपा हाईकमान ने गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों को हटाकर एक बार फिर चौंका दिया है। तो क्या ठीक ऐसा ही पुष्कर सिंह धामी के आधे अधूरे मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्रियों के साथ होने वाला है? अब कयासबाजी से तो राजनीतिक गलियारों में ऐसा ही लग रहा है। यूं तो धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन हाल ही में गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल के आकार लेने के बाद उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। इसलिए कई मंत्री अब दिल्ली के दरबारों में हाजिरी लगाने में लगे हैं। बीते कई वर्षों से धामी कैबिनेट में 5 कुर्सी खाली हैं। इन रिक्त कुर्सियों को भरने की चर्चा कई बार उठती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भाजपा का एक गुट सब कुछ बदल जाने की बात कहकर राजनीति को अक्सर गरमाता रहा है, लेकिन हर बार विधायकों के हाथ मायूसी ही लगी। लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान के बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच रातों रात गुजरात कैबिनेट के सभी मंत्री हटाने से उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही गुजरात की तर्ज पर बहुत जल्दी और अचानक उत्तराखंड में भी होने वाला है? क्या रजत जयंती समारोह में पूरे मंत्रिमंडल की झलक देखने को मिलेगी, या आधी अधूरी सरकार ही रजत जयंती समारोह की शोभा बढ़ाएगी? 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह है। उससे पहले 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आएंगी। प्रधानमंत्री के आने की भी संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति और पीएम के कार्यक्रमों के बाद ही उत्तराखंड में धामी सरकार में व्यापक बदलाव की खबर है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान ने कैबिनेट की शक्ल सूरत तैयार कर ली है और व्यापक फेरबदल की तैयारी भी कर ली गई है। इसलिए कुछ मंत्री गुजरात फॉर्मूले को टालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और कुछ अपने अपने राजनीतिक आकाओं के यहां मत्था टेकने में व्यस्त हैं। दिल्ली में बैठे तमाम जानकारों की माने तो यह तय है कि धामी कैबिनेट को लेकर काफी कुछ अप्रत्याशित होने जा रहा है। खबर तो यहां तक मिल रही है कि देहरादून से भी एक गोपनीय सूची दिल्ली भेजी गई है। सीएम धामी और संगठन ने मिलकर मैराथन मंथन के बाद ये नई सूची तैयार की है। इस सूची ने कई संभावित दावेदारों की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। वैसे मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस लगाए कुछ विधायकों की उम्मीदों को पहले ही झटका लग चुका है, जिनमें से एक देहरादून के राजपुर से विधायक खजानदास हैं और दूसरे धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली हैं, जिनको प्रवक्ता की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही थमा दी गई है। यानी अब मंत्री पद की दौड़ से वो लगभग बाहर हो चुके हैं।
हालांकि धर्मपुर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। दूसरी तरफ मंत्री पद की आस टूटते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में राजपुर विधायक खजान दास को भी प्रदेश की अचानक से बड़ी तेज वाली विकास की याद आई है। अब जाकर उनको लगा है कि प्रदेश का 25 सालों में उतना विकास हो नहीं पाया जितनी की उनको उम्मीद थी। सुन लीजिए खुद ही। है कि ये जो शहीदों का सपना जिस तरह से था, अभी हम उसमें थोड़ा सा अभी हम कोशिश करेंगे, हमें टाइम लगेगा अभी इसको करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारी जो पहाड़ी जनपद है, पहाड़ी जनपदों में इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें आती है, उन पे अभी हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और जब तक हम पहाड़ में कोई उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, रोज़गार को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऊपर का रोज़गार यानी कि पहाड़ का जो रोज़गार है, जो युवा हैं वो वहीं पर अपने रोज़गार करें, स्थापित करें अपने आप को, इस तरह से हमको एक पहल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर धामी कैबिनेट का फैसला सच में होने जा रहा है या फिर पहले की तरह ही बात हवा हवाई ही साबित होगी? वैसे तो ये समय जाने या दिल्ली में बैठे असली वाले भाजपाई चाणक्य, पर एक बात तो है, इस बार थोड़ा संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि 2027 के चुनावों को देखते हुए गुजरात का फैसला संभवतः लिया गया है और उसी दौरान चुनाव विधानसभा के उत्तराखंड में भी हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि किसकी जाएगी किसकी बचेगी। बहरहाल सबकी निगाहें अब दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं। खैर, आज के इस वीकली शो में बस इतना कहते हुए अंत करते हैं कि कुर्सी लकड़ी की बनी है और इंसान हार्ड मास की। लाइट्स, बैनर, विज्ञापन और भाषणों के बीच से निकलकर जरा एक बार तो कम से कम इन लोगों की सुन लीजिए जिनकी बदौलत आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, पर हम भी कहां धूल में लठ मारने में लगे हैं। जिस प्रदेश में अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे स्थानीय नागरिकों, युवाओं को नक्सली, देशद्रोही कहा जाने लगे और नेता खामोशी की चादर ओढ़कर चुप्पी साध लें, उस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।